पहले चरण में किसको फायदा किसको नुकसान, दूसरे चरण की 9 सीटों पर सज गया मैदान। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव। नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनके पास 14 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़ने का तजुर्बा है। वो 53 साल से पॉलिटिकल लाइफ में हैं और ऐसी पार्टी को अभी वो हेड कर रहे हैं जिसका अतीत बहुत ही स्वर्णिम रहा है, लेकिन वर्तमान की तमाम चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, तो मेरे साथ आज है कांग्रेस के प्रेसिडेंट खरगे जी। खरगे जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर खरगे जी, ये बताइए कि आज आपने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और अपने मैनिफेस्टो के बारे में आपने उनको समझाने का उनसे वक्त मांगा है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? नहीं, इसीलिए चिट्ठी लिखना पड़ा। अगर आप गलत प्रचार करते हो और मैनिफेस्टो में से गलतियां निकालते हो और उससे गलत फहमियां आप प्रचार करते हो, जो गलत फहमियां लोगों को उन्होंने दिखाया है कि ये मुस्लिम लीग की एग्जैक्टली हाँ, मैनिफेस्टो है छाप मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का ये सब पूरा ये लोग मुस्लिम को देने वाले हैं। ऐसी सारी चीजें उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं किसी का मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोना छीन किसी लेंगे, की सोना छीन लेंगे। अगर एक मैच्योर्ड प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल कंप्लीट किए, ऐसा अगर व्यक्ति ऐसे गलत चीजें लोगों में फैलाता है तो हमारा फर्ज होता है कि उसको समझाने का, उनके सामने अपने विचार रखने का। देखो भाई, इसमें क्या गलती है। अगर उनको समझ में नहीं आया, हम उनको समझाएंगे। जिस एक तरीके से हमने ये जो बनाया है और जिनके लिए बनाना है, उनका हम कहेंगे कि भाई ये तो युवाओं के लिए है, ये नारी शक्ति है, 5 न्याय जो आपने दिया, 5 न्याय है, ये किसानों के लिए है, ये श्रमिकों के लिए है। और ऐसे जो 5 न्याय हमारे हैं, वो 5 न्याय के बारे में और 25 गारंटी हमने जो उसमें दी है, उस 25 गारंटी को भी हम बोलेंगे कि किस किस लिए हमने ये सारी चीजें उसमें डाली है और उसका क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं और क्यों हेट स्पीच कर रहे हैं। तो हेट स्पीच करके आप फिर हिंदू मुसलमान की बात करते हो। डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा नुकसान देश को होने वाला है और बहुत बड़ा नुकसान समाज को भी होगा, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें कहने से, और वो भी प्राइम मिनिस्टर कहने से, इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है देश की एकता के लिए। इसलिए हम चाहते थे कि उनको, पर आपको लगता है कि वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम देंगे, वक्त देंगे? देखिए, वो देंगे नहीं देंगे उनके ऊपर छोड़े सो। कोशिश करना अपना काम है और जो गलत फहमियां है उनको एक्सप्लेन करना हमारा धर्म है। अगर नहीं देते तो बात और है। एक बात बताइए, आपने इलेक्शन कमीशन में भी इस बात के लिए रिपोर्टिंग की है और इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री की उन भाषण को, उसका संज्ञान भी उसने लिया है। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन किस तरीके की रिपोर्ट देगा? क्या वो प्रधानमंत्री को कहीं से सेंसर करेगा? देखो, वो क्या करेगा हमको मालूम नहीं, लेकिन कानून के तहत हमको जो कार्रवाई करना है हम करते रहेंगे। बिकॉज डेमोक्रेसी में एक ही तरीका होता है कि अपने अगर कोई गलत बिहेवियर किया, उसको इलेक्शन कमीशन में उनके नोटिस को लाना, उसके संज्ञान में लाना और बताना, देखिए भाई, इस देश के प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़े हुद्दे पे रहते हैं, ऐसे
आदमी ने, ऐसे इंसान ने कि ऐसे ऐसी चीजें देश के सामने, जनता के सामने रखी है, इसको आप देखकर कानूनन कार्रवाई कीजिए। इनफैक्ट बीजेपी के लोग ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो की बात उठाई है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात, और जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है और हम कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीगी छाप है इसके ऊपर, तो कांग्रेस बहुत परेशान हो गई है इससे। हम परेशान होने का सवाल ही नहीं, इसीलिए तो हम समझाना चाहते हैं इसमें क्या मुद्दे हैं जो मुस्लिम लीग का उन्होंने ये कहा मैनिफेस्टो। अरे हमारा मैनिफेस्टो तो सबके लिए है, और देश चलाने वाले किसी एक जात, एक धर्म के लोगों के ऊपर डिपेंड रह के नहीं कर सकते। हमको सबको लेके चलना है, और सबको लेके चलने के लिए सब कार्यक्रम हमको बताना है। तो वो कार्यक्रम हमने बताए हैं, उसमें कौन से मुद्दे हैं। अब युवा न्याय क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? किसान न्याय सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या लगता है आपको कि ये जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है वो कहीं बीजेपी को पिंच कर रहा है, कहीं उनको, आप क्या समझते हैं? आपका तो इतना एक्सपीरियंस्ड है राजनीति में, आप जिस तरीके से बीजेपी या उसके लीडर्स रिएक्ट कर रहे हैं उससे आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? वो परेशान है क्योंकि फर्स्ट फेज इलेक्शन जब हुआ तब वो घबराहट पैदा हो गई उनमें। एक दूसरी चीज क्या है, अंडर करंट है, लोग धीरे धीरे उनके बारे में समझ रहे हैं, और ये जब उनको मालूम हो रहा है उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट से और लोगों से, उनके अपने प्रचारक से, कार्यकर्ता से, तो वो जरा घबराहट उनमें हो गई है। जरा कभी कहते हैं मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मुसलमानों की बात करते हैं, कभी सिर्फ नेहरू खानदान और गांधी खानदान की बात करते हैं। और नेहरू जैसे टॉल लीडर आज तक हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ, और जिसने देश को, मुल्क को आगे बढ़ाया, और आज़ादी के बाद उन्होंने जो काम किया है, शायद मोदी साहब 10 साल में एक 5% भी नहीं किया। फिर भी वो क्लेम करते हैं कि मैंने ये काम किया, नेहरू जी ने क्या किया, फलाना ने क्या किया। ये जो बातें, छोटी बातें करते हैं, ये घबराहट पैदा हो गई उनको। घबराहट में वो लोग कुछ ना कुछ वो बोलते हैं। अब बकते नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह से निकल रहा था तो मैं कैच किया। नहीं, मैं बोल रही थी, मैं तो इस तरीके के शब्द ही कभी यूज करती हूँ। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है खड़गे जी, कि जो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, आज जब इलेक्शन शुरू हो चुका है और फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है, तो आप क्या देख रहे हैं? उनको कितनी सीट्स आप दे रहे हैं? नहीं, देखो, कोई पॉलिटिक्स में ऐसा गिनकर कहता नहीं, लेकिन वातावरण ये है कि उनसे ज़्यादा सीटें हमको मिलेगी इस फर्स्ट फेज में, और सेकेंड फेज में भी जब 26 तारीख इलेक्शन होगा उसमें भी हमको ठीक ढंग से मिलने की पूरी आशा है। और इसीलिए तो मोदी जी घबराहट उनमें हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे केडर को, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी रहने की वजह से हम अपने लोगों को ये कहा कि तुम डोर टू डोर कैंपेन करो, और गारंटी कार्ड हर डोर को ले जाओ, और हर जगह 1 to 1 मिलो। ये सारी चीज़ें हमने वक्त के लिहाज से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो बूथ एजेंट्स हैं और पोलिंग एजेंट्स हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इनको सब हम अलर्ट किए हैं। तो कैंपेन में आप कहाँ पे खड़े हैं? अगर बीजेपी के साथ कंपेयर किया जाए तो बीजेपी अगर 100 पे है तो कांग्रेस या ऑपोजिशन कहाँ पर खड़ी है? अब देखिए, हम कहाँ पर खड़े हैं, मैं एक ही उत्तर आपको देना चाहता हूँ। हम उस जगह खड़े हैं जिस जगह
हम बीजेपी को हरा सकते हैं और उनको जीत से दूर रखते हैं। और मोदी जी को इस बार जो उन्होंने कहा है वो मिलने वाला नहीं है, वो संख्या। तो हमारे पास संख्या बल ये होगी कि मोदी को सत्ता में आने से रोकने के नंबर्स हमारे पास आएंगे। तो उसलिए हम उसमें ये है कि उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्सरे की बात की और वो काफी बीजेपी से रिएक्शन आया। आपको लगता है कि जो आप लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसका आप लोगों को काफी भरोसा मिल रहा है, उसके कारण कांग्रेस को या इंडी अलायंस को बहुत बेनिफिट हो रहा है? देखिए, बेनिफिट का क्वेश्चन नहीं, लोगों को हम ये बताना भी चाहिए कि कौन सी कम्युनिटीज कहां पर खड़ी हुई है, कितने लोग आज इनकम टैक्स देने वाले हैं, कितने लोगों के पास जमीन है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस किस कम्युनिटी में कितने लोग ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, तहसीलदार्स है, बीडीओस है। इस चीज़ों की एक आपको उन कम्युनिटी से इंफॉर्मेशन अगर मिलेगा तो नेचुरली जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं, बहुत ही कमज़ोर है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग तो करना पड़ेगा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान्स की एक तरकीब निकाली थी, जिससे एक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, दूसरा अपने पैरों पे खड़ा होकर देश को मजबूत बनाने का। ये बीच में ऐसा उठा रहे कि हम कहते हैं, वो प्रचार करते हैं हमारे खिलाफ। तो हम तो इससे लोगों के स्थिति को और आर्थिक स्थिति को, शैक्षणिक स्थिति को और समाज में उनका कितना ऊंचे स्तर पर आए हैं, क्या आज़ादी से पहले जो थे वैसी स्थिति है, ये सब मालूम उससे होगा। तो वो करना ज़रूरी है। एक तो ये लोग 2021 की जो ये था अपना सेंसस, वो तो निकाले नहीं, क्यों नहीं निकाले? अगर वो निकालते हैं तो आगे की बात और होती थी। एक तरफ आप सेंसस भी नहीं निकाल रहे, दूसरे तरफ पिछड़े हुए लोगों का, या पिछड़े हुए बोलो सारे जनता का आता उसमें किसी एक हिस्सा, तो उससे ये मालूम होगा कि किसको कितना वेटेज हम डेवलपमेंट में दे सकते हैं। इसको क्यों हंगामा कर रहे हैं, इसको क्यों मेरे गलत समझ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तो यही कह रहे हैं मोदी जी की मोदी को हटाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और इंडी अलायंस कर रही है। वो कह रही है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में से निकाल करके जैसे कर्नाटक में किया, उसी तरीके का ये पूरे देश में लागू कर देंगे और मुस्लिम्स को ओबीसी के रिजर्वेशन में से काट करके रिजर्वेशन देंगे। देखिए, गलत है। कर्नाटक में 18% रिजर्वेशन है और उनको अब 22% मिल रहा है एसटी एससी। ये जो कह रहे हैं, ये उसलिए कह रहे हैं कि देवे गौड़ा के ज़माने में उन्होंने अपने कम्युनिटी को इसमें लाने के लिए बहुत कोशिश की है और वो चीज़ें हम पे थोपना चाहते हैं। अब जैसा कि मोदी जी अपने कम्युनिटी को बैकवर्ड में लाने के लिए उन्होंने कोशिश की और वो कामयाब हो गए। ठीक है, उनके कम्युनिटी अगर पिछड़ी कम्युनिटी है तो वो लाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ को एक मेथड होना चाहिए ना। एक बैकवर्ड क्लास कमीशन है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, उन कमीशन की राय लेके ही कोई काम होता है। स्ट्रेट अवे कोई भी रिजर्वेशन, चलो
आपको 2%, उनको 3%, उसको 5%, ऐसा नहीं देते हैं। उसको एक मेथड करके साइंटिफिकली किस किस कम्युनिटी को किस ग्रुप में डालना, क्या उनकी हैसियत है, इसको देख के करते हैं। लेकिन तुम्हारा तोड़ के मुसलमानों को देते, कैसा देते? शेड्यूल कास्ट चुप बैठता, वो कोर्ट में उसको जाता है, किसी को भी दे दो, एक कम्युनिटी नहीं है, इनको निकाल के दूसरों को देने को कैसा? तो मैं बोलता हूँ प्रेफरेंस टू द पॉपुलेशन, हमको मिलना चाहिए। इसके लिए तो सब लोग लड़ते हैं, इन छोड़ते हैं थोड़ी। लेकिन ये ऐसी अफवाहें फैलाना ये बहुत गलत है। देखो, जब समाज शांत है, तुम कंसंट्रेट करो चुनाव की तरफ। तुम्हारे मुद्दे क्या है, तुम्हारे विचारधारा क्या है, किस विचारधारा पे इस देश को लेके जाना चाहते हैं, ये कहो ना। हम भी कहेंगे हमारी विचारधारा ये है, सामाजिक न्याय की है, आर्थिक न्याय की है, और महिलाओं की रक्षा के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, और उनको जो एम्पावरमेंट देने का काम राजीव गांधी ने किया, तो नेचुरली हम एम्पावरमेंट करते जा रहे हैं। आप तो लोग हमेशा जिस एम्पावरमेंट के लिए लोग लड़ते हैं उसको डिरेल करते हैं तुम। तो इसीलिए बड़ा दुख होता है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे इंसान ऐसे चीजें लाकर लोगों को एक भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को दिशा भूल करना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आज की बात है, आज अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। आपको लगता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे? नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रायबरेली और अमेठी में सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज? हाँ, कैंडिडेट नहीं है आप बोल रहे हैं तो हम करेंगे, लेकिन हर लोग, हर पार्टी अपने पत्ते एकदम नहीं खोलते। जब स्ट्रैटेजी बनती है, कौन बनेगा वहां पर, कौन लड़ेगा वहां पर, ये सारी चीजें हम बता देंगे। जब नॉमिनेशन भरते हैं तो आपको पता चलेगा। मतलब आप डिनाई भी नहीं कर रहे और आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे? नहीं, डिनाई करना इजी है और सच्चाई बताना ये बहुत डिफिकल्ट है। हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति का एक नाम दो नाम लेकर हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन आपको जरूर हम वहां से हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे और हम चुनाव में उतरेंगे। जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता है उनका जो अगर इतिहास देखा जाए तो वो गद्दारों का इतिहास है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है, कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है ये। तो कांग्रेस के लिए बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं, आप लोग उसके ऊपर किस तरीके से, क्योंकि होता क्या है कि वो पर्सनलाइज्ड हो जाता है। लाइक जब पीएम बोलते हैं कि कांग्रेस के नेता भ्रष्ट है तो वो पर्सनल डोमेन में चला जाता है। अगर ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, तो वो पर्सनल डोमेन में चला जाता है, ना कि जो आप कह रहे हैं कि पूरा देश त्रस्त है इस तरीके की हरकतों से, या जिस तरीके से रेड्स हो रही है, या जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को पकड़ा जा रहा है। देखो, अगर मोदी जी सच में भ्रष्टाचारियों को निकालना चाहते हैं, कौन रोका था? 10 साल से वो हुकूमत कर रहे, किसी ने रोका उनको एक्शन लेने के लिए? लेकिन विथ वेंजेंस लेना, डराना, धमकाना और पैसे के लिए, चंदा के लिए अगर लोगों को डरा के उसको एक्सट्रैक्ट करना, ये अच्छा नहीं ना। और आप करो, और वो चंदा उनको एक धंधा बन गया है कि किसी को ऊपर एलिगेशन लगाना, सीवीसी का कुछ केस करना, फिर बुलाना, देखो हमारे पार्टी को इस ढंग से आप मदद करें तो हम आपको छोड़ दें। ऐसा बहुत से लोग भी
आपको मालूम Electoral होगा, bonds में, हाँ। बहुत से लोगों को उन्होंने कहा एक, और दूसरी चीज डर डर के हमारे पास से चंद लोग जा रहे हैं और उनको उन्होंने पहले ही कहा कि ये करप्ट लोग हैं, जैसा कि महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान गए क्यों गए, और जाते ही वो लोकसभा मेंबर राज्यसभा मेंबर बन गए। और ये करप्ट है, तो आप अपने पार्टी में क्यों ले रहे हैं और उनको क्यों उनके हाथ में पावर दे रहे हैं? ऐसे बहुत लोग हैं, मैं एक एग्जांपल लिया। और जब आप इतने भ्रष्ट लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इन लोगों को गिन गिन के जेल में सलाखे के पीछे डालूंगा, ये क्या क्या बात करते हैं, लेकिन उनको लेके एक एक को राज्यसभा मेंबर बनाए, एक एक को अपने साथ ले रहे, किसको तो चीफ मिनिस्टर बना रहे। तो ये कौन सा, यानी भ्रष्ट लोगों के साथ आप हो और ब्लेम कर रहे हो दूसरों को। ये अपने शाह के पास बहुत बड़ा एक वॉशिंग मशीन है, लॉन्ड्री है उनकी, बहुत बड़ी लॉन्ड्री, गुजरात की, मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात। उसमें एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। मैं सुना था लोग कपड़े डाल के वॉशिंग मशीन में क्लीन करते हैं, लेकिन मोदी जी और शाह जी के पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन जो इंसान को भी क्लीन करके बाहर निकालता है और उनको अपने पास लेते हैं, ये क्लीन हो गया। तो ये जो कहना है या वो लोग बताते हैं, तो ये सरासर झूठ है। और खुद करप्ट लोगों के पैसे से उनकी पार्टी चला रहे, करप्ट लोगों के तरफ से ही उन्होंने चंदा जमा कर लिया। नहीं तो इतना चंदा उनको ही मिलता है। क्यों मिला? क्योंकि पावर है और उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप, और दूसरों को बोलते कि मोदी जी तो ये कह रहे हैं खरगे साहब की ऑपोजिशन को हमसे ज्यादा मतलब अगर हमारे कंपैरिजन में हमें X% मिला तो ऑपोजिशन को भी मिला, ऐसा तो है नहीं। मेरा सोर्स लोग दिल से दिए सो है, जो भी कुछ मिला है। तुम्हारा सोर्स ईडी की धमकी, इनकम टैक्स की धमकी, सीवीसी की धमकी और कॉन्ट्रैक्ट जो दिए थे उसमें से निकाल कर खोज कर तुम उनके पास एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम मांग रहे हैं, जितना मिलता है ले रहे हैं, तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट कर लेना अलग बात है, चंदा मांगना अलग बात है। और इन्हों सरकार में रहने की वजह से चंदे में बहुत वसूल करने में बहुत मशहूर है और वो काम वो कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक निर्मला सीतारमन का देख रही थी, वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम वापस से लेके आएंगे लोगों से और लोगों से बात करके, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए आप भी समझते होंगे कि पार्टी को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, फिर कैसे आएगा? पैसे चाहिए, उसका मीन्स भी अच्छा होना ना, रास्ता भी अच्छा ठीक रहना ना। ऐसा तुमने डरा धमका के लिए तो इससे कैसा इलेक्शन ठीक होगा? तुम पावर में हो, सबको धमका के करके लेते हो, या नहीं तो जितने भी पैसे आज इलेक्शन कमीशन में मिलते हैं यार, इलेक्शन बॉन्ड में, सब इकट्ठा करके जितने जितने वोट जो लिए हैं आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बीजेपी को कितने मिले वो भी इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में वो रिडिस्ट्रीब्यूट करने दो। एक बात बताइए खड़गे जी कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर पर्सनली अटैक होता है, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ठीक से वो डिफेंड नहीं कर पाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता चार्ज नहीं होते हैं, कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी के लीडर्स और कार्यकर्ता काम करते हैं, कांग्रेस की उस तरीके से लोग जुटते नहीं है, लड़ते नहीं है। देखो, ये उनके पास आरएसएस के लोग हैं और एक ऐसी आइडियोलॉजी जब उसके दिमाग में बैठती है कि डिस्ट्रॉय करने को कंट्री को, वैसे लोग
चंद है उनके पास, उस तरीके से काम करते हैं। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक रहने से, और जब कोई भी सोच विचार करके हम कदम उठाते हैं, हो सकता है एक दिन देर हो, लेकिन जो भी कहते हैं सब एक होके कहते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाए, हमने जितने मेंबर हमारे वर्किंग कमेटी में है, इनवाइटीज है, स्पेशल इनवाइटीज है और परमानेंट इनवाइटीज है, उन सबको बिठा के 1.5-2 घंटे पढ़ के वर्ड बाय वर्ड हमने अप्रूव कर लिया। क्या मोदी जी ऐसा ही करते हैं? किसी को नजदीक नहीं आने देते, उनका दर्शन भी लेना है तो दूर से लेना, उसीलिए दूरदर्शन उनके लिए रखा गया है रिजर्व। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 3 महीने से जब से बीजेपी कैंपेन कर रही है, उसने सबसे पहले मुद्दा उठाया राम का मुद्दा, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर हमने इनवाइट किया, वो लोग नहीं आए तो नहीं आए और बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया हमारे इनविटेशन को। देखो, एक गलत बात है कि सबकी आस्था होती, उस आस्था में कोई भी लोग अपना रखते हैं तो वो जरूर जाते ही है, आज जाएंगे कल जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, इनविटेशन किसको दिया? क्या पार्टी, हर पार्टी के अपोजिशन पार्टी के लीडरों को दिया? नहीं। तुम किसको दिया? खरगे जी अपोजिशन लीडर है राज्यसभा में, उनको दो। मैडम सीपीपी लीडर है और वहाँ उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको देखो, दो। बस इसके अलावा किस पार्टियों के नेताओं को तुमने बुलाकर आपने कहा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप आइए? क्या मीटिंग बुलाई थी सबको लेने के लिए? तुम अपने मर्जी से सब चीजें कर रहे हो, और अभी वो टेम्पल 1/3 भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन उससे पहले नहीं हुआ। फिर उसका उद्घाटन कौन करना चाहिए आपके मुताबिक? हिंदू धर्म के मुताबिक जो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कौन करते हैं? शंकराचार्य। नहीं, कोई भी जो बिठाते हैं अपने अपने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैंने विहार बना, बुद्ध विहार गुलबर्गे में, तो मैं बोला कि इसको किसको बुलाना चाहिए आप बुद्धा की ये, और बुद्धा को तो आपने 9th अवतार मानते हैं, विष्णु का मानते नहीं? अब वो बुद्धा को नजदीक भी नहीं आने देते। उत्तराखंड में ये भी लगाया कि अगर कोई बुद्ध बनना चाहता है तो डीएम के पास जाना। इस देश का धर्म इस देश में ही वो उसकी स्थापना होकर पूरे वर्ल्ड में है, तुम उसको नहीं मानते। लेकिन आज हमारे ऊपर एक लगा रहे। लेकिन मैंने उस वक्त क्या किया, मैंने उसमें नहीं गया, मैं कहीं दूर बैठा। दलाई लामा ने वो प्रतिष्ठान किया, और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे अपनी पाटिल, प्रतिभा जी पाटिल, तो उनको बुलाया था, वो करे। अरे आस्था हर एक की होती, हर एक को अपने, यहाँ तक कि अपने घर के देव देवता अलग होते हैं। तुम जाओ, अभी हमारा घर में है, आपको कौन सा भगवान में आस्था है देख लीजिए, अभी है। मैं उसके साथ एक बुद्धा का भी रखता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो मानती है वो भी रखता हूँ, वो रखती है, मैं रखता नहीं। सब ये उनके उनके फेथ के अनुसार ये सारी चीजें। तो बार बार उठते ही राम के खिलाफ है, राम के खिलाफ। राम के खिलाफ होने का मकसद क्या है? हमको क्या मिलने वाला है उससे? तुम राम के नाम से वोट बटोरने के लिए किए, नॉट राम के विचारों का प्रचार करने के लिए नहीं। तो ये गलत है, और हमेशा गलत बातें ही करते हैं। ये तो मुश्किल है, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी इतनी जोर है। तो गोबेल्स के तरह
झूठ को सच बनाने के लिए 100 बार बोलते हैं, और वो मोदी जी तो उसमें सबसे एक्सपर्ट है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जी, अच्छा ये बताइए कि बीजेपी ये अक्यूज करती है कि इनका अलायंस बनते बनते सब टूट गया। ये इंडी अलायंस क्या है? टूटा फूटा अलायंस है ये। इसमें कहाँ गए नीतीश जो जोड़ रहे थे अलायंस को, वही टूट गए सबसे पहले। ममता अलग हो गई, सब अलग हो गए, टूट गए। आपने तो कोशिश करा वहां की गवर्नमेंट को निकालने के, तोड़ने के लिए बिहार में, अब हम टूटे नहीं। ये गलत है। उनका बोलने का यही तरीका होता है कि डिमोरलाइज करने के लिए वो कहते हैं। नीतीश कुमार ने कहाँ जोड़ा था? पहला मीटिंग तो मैंने अपने घर में बुलाया, शरद पवार जी को बुलाया, येचुरी जी को बुलाया, और खुद उन्होंने भी आए थे, और राहुल गांधी जी, हम दोनों बैठ के हर एक को बुला के हमारे घर में सबसे विचार विनिमय करने के बाद एक मीटिंग कहाँ रखना, तो पटना में सरकार है वहाँ रखेंगे। तो वो सरकार सहूलत देती है, उसलिए हम वहाँ पर रखें। वो उन्होंने एकजुट करने में नहीं, प्रचार कर लेने में एक्सपर्ट हो गए। तो क्या नीतीश कुमार आप लोगों को बोले कि हम उधर जा रहे हैं, हम बीजेपी में जा रहे हैं, मेरे मुझे लगता है मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, जब वो इधर से निकल रहे थे? देखो, जिन लोगों के पास जो विचारधारा से वो आगे बढ़े, उन विचारधारा को छोड़ रहे, और छोड़ रहे इसलिए कि खुद के अपने को सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, कंटिन्यू रहना सत्ता में, ये उनका मंशा है। नहीं तो कोई इंसान अपने जिंदगी में कोई उसूल के ऊपर जीता है, आता है, क्या इतना जल्दी तोड़फोड़ करता है? आराम गैराम, पहले आए फिर गए, फिर आए अब फिर गए। तो ये सब लोग थक गए हैं। लोगों की भलाई के लिए काम करने की क्षमता इनकी कम हो गई है, क्योंकि अगर वो है, वो हठधर्मी है तो करते थे, लेकिन मोदी को डर के सब लोग, ये लोग जा रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, ये धमकी हर एक लोग दे रहे हैं। और चंद पार्टियों को, अब हेमंत सोरेन, उसको तो ये बोला कि अगर तुम कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएंगे, तुमको जेल खाली है, ईडी खाली है, रेडी है। अगर आप चुपचाप अकेले लड़ेंगे तो हम आपको टच नहीं करेंगे। ये उनके तरफ से मिला, और हेमंत सोरेन ने मुझे खुद बोला। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे चीफ मिनिस्टरों को भी धमका सकते हो, और चीफ मिनिस्टरों को धमका के अपने तरफ ले सकते हो। ऐसा ही 444 एमएलएस को तुमने डरे धमका के लिए, एमपीज को लिए, और 23-24 जो कॉरपोरेट वाले हैं, अच्छे हैं, पैसे वाले थोड़े हैं, तो उनको भी डरा धमका के आपने अपने पास लिया। तो ये जो मोदी जी खुद इसमें इंटरेस्ट लेके तोड़फोड़ करते हैं, तो दूसरों को क्या बताएंगे? लेकिन जनता फिर भी उनको मानती है ना खड़गे जी, अदरवाइज वोट कैसे मिलेगा? वोट कैसे मिलेगा? वोट्स मिला है ना 2 बार, तो 14 में या 19 में। देखो, उसका और वोट मिला, किस वजह से मिला, कैसा मिला, आप लोगों को मालूम है। सेकेंड टाइम कैसा मिला? पहले दफा तो उन्होंने कहा 15 काला धन मैं बाहर से लाऊंगा। कांग्रेस वाले और दूसरे जो बड़े बड़े अपने इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनका काला धन बाहर है,
और वो काला धन मैं ला कर देश में लाके हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूं। बोले या नहीं? जी आपको भी याद होगा, जी जी। आपके टीवी पे भी चलाए होंगे। बोले फिर उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि 2-2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा हर साल। अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? किसको मिला? नहीं। उसी तरीके से किसान की आमदनी में दुप्पट कर दूंगा, डबल। तो ऐसे झूठे वायदे कर करके वो लोग सत्ता में आए, आने के बाद वो निभाए नहीं। और बाद में 2019 में एक नया तीर मारे कि पुलवामा का एक इंसिडेंट उन्होंने बता के देश की रक्षा करने वाला मोदी है, उनके सामने कोई नहीं है, ये उठा दिए। अब क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र इस पे आ रहे हैं। तो ऐसे इमोशनल चीजें कह के लोगों को दिशाभूल करना और दिशाभूल करके लोगों को ये कहना कि ये करने वाला हूं, और हर चीज को यही कहते हैं। पार्टी का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम ज्यादा लेते हैं। वो क्या कहते हैं? ये मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने ही बोलते हैं। और मोदी है तो सारा ठीक हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास। फिर और एक इलेक्शन में और एक शब्द जोड़ देते हैं उसको, विश्वास। विश्वास अब परसों जोड़ दिए, 4 अलग हो गए ना शब्द उनके। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ना। एक चुनाव में एक लाते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन उनका प्रयास भी नहीं है और विश्वास भी लोगों का खो लिए है। और दूसरी चीज, वो जो कहते हैं वो कभी करते नहीं। तो इसलिए लोगों को अब सोच समझ में आया है, अंडर करंट है। जब रिजल्ट निकलेगा 2024 में, आपको मालूम होगा कि भाई ये जैसा इंडिया शाइनिंग का एक माहौल बना रहे थे, वैसा ये भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो अंडर करंट में आप कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जितना सीट डिफीट करने के लिए होना, कौन अपने सुनो इसको, बीजेपी को डिफीट करने के लिए कितना सीट होना, वो अलायंस करेगी। हाँ, लेकिन आप लोग तो बहुत कम सीट, मतलब आपने क्या करीबन 300 प्लस सीट्स पर लड़ रहे हैं। आपने अपनी करीबन 200 सीट्स जो हैं ऑपोजिशन के लिए, अपने अलायंस पार्टनर्स के लिए छोड़ दी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोगों का पलड़ा जो है वो इतना भारी नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अब तुम सब लोगों को लेकर जोड़ के चलना है, थोड़ी जगह उनको भी देना, दूसरों से भी हम कहीं हो सकता है वहां भी लेना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो सीटें हमको आना है, जहां पर हम कोशिश करेंगे, जहां हमारे अपोजिशन के लोग या रीजनल पार्टीज जिन जगह मजबूत है, उनको भी हम साथ लेंगे। ये मिल के चलने के लिए ये होता है। सिर्फ सीट कितने लड़े ये नहीं है, सब मिलके कैसा रोक सकते हैं, इस तरफ हमारा ध्यान। तो वही तो मोदी कहते हैं कि मोदी के सामने कौन चेहरा? मोदी के सामने देखिए, वो मोदी है, अकेले हैं, जनता हमारे साथ है। मोदी वर्सेस जनता, लोग हमारे साथ, लोग हैं, लोग लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ, तो लोग हैं, लोग चुनेंगे। तो अगर प्रधानमंत्री बनने की बात हुई तो क्या आप लोग ओपन हार्ट से ये दे सकते किसी भी अपने अलायंस पार्टनर को कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते? देखिए, वो लोग एक बार चुनाव होने के बाद जो भी राय बनेगी इंडिया अलायंस की, उस रास्ते से ही चलेंगे। तो ये जो अभी कहना
लोगों में फूट डाल, कौन है मेरे खिलाफ। अब भाई तुम बहादुर हो, ठीक है, क्यों इतना डर रहे, क्यों गली गली फिर रहे। अब पहले तो सिर्फ दिल्ली से बैठ के 1-2 हजार जगह जाते थे, प्रचार करके वापस आते थे। अब आप इतने कॉरपोरेटर्स भी अगर कोई आता है तो उसको गले मिल के लेते हैं। एक्स MLA, डिस्क्रेडिटेड MPs सबको ले रहे हैं अपने पास, फिर बोलते हैं मोदी ये भ्रष्ट लोगों को कभी नहीं लेगा, उनको सलाखे के पीछे रखेंगे। और सलाखे के पीछे रखने वाले अपने मंडी पे बिठा रहे, क्या बोलते आप, गोद में। गोद तो ऐसा हो गया ना, तो अपने खैर गोद में बिठा ले रहे। और मैं ये बात पार्लियामेंट में भी कहा, राज्यसभा में, मोदी साहब देवेगौड़ा को, पाप बेचारे 91 ईयर्स है उनका, उनको तुम वो भ्रष्ट कर दिए। पहले वो सेक्युलर बोलता था, यहाँ तक उसने कहा था देवेगौड़ा कि आगे आने वाले जन्म में मैं मुसलमान होके पैदा होना, ये कहा था उसने हमारे कर्नाटक इलेक्शन में। फिर अब वो ऐसे आदमी को भी तुम ले लिए, उसको भी भ्रष्ट कर दिए, और तुम भी जो मुसलमान बनने वाला है उसको भी लेकर तुम भ्रष्ट बन गए, तो हंस रहे थे वो। तो ये जो है, लेकिन कुछ तो सीख, ये मतलब कुछ तो सीख होगी ना कि मोदी जी से या उनके जैसे कार्यशाली से, उनके जिस तरीके का वो काम करते हैं, बोलते बहुत काम करते हैं, उनके लाइफस्टाइल से कुछ तो सीख। नहीं, काम सभी करते हैं। हम, मेरे को 82 चल रहा है, मैं काम नहीं करता। मैं असेंबली पार्लियामेंट में जाता तो सुबह से शाम तक बैठता था, आप लोग देखे या नहीं मालूम नहीं। और देखो, किसको काम करना है वो कर ही लेता है। और वो मोदी साहब खुद ही अपने मीटिंग में बोले, वर्कर्स मीटिंग में, देखो खड़गे साहब देखिए, सुबह अगर आए तो शाम में अड़जन होने तक बैठते हैं। तो ये काम, जिसको काम करने का शौक है वो तो कर ही लेता है, लेकिन गलत तरीके से अपनी एनर्जी को खत्म नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर एनर्जी फॉर रॉन्ग थिंग्स। अच्छाई के लिए आप खूब मेहनत करो, कुछ भी बोलो अपने विचारधारा के, हम भी आपको बोलेंगे तो जनता उसको माने या नहीं माने, जनता चूज करे। लेकिन उन्होंने अब ऐसे कर, मतलब आप इतना काम करके, इतनी रैलीज करके, इतना भाषण दे करके, उनकी पार्टी आज की डेट में वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है, तो इतनी बड़ी पार्टी बन गई उनकी पार्टी। बीजेपी आज की डेट में नंबर 1 पार्टी है वर्ल्ड की। नहीं, ऐसा तो हर जगह होता है। ये दुनिया में जो कंट्रीज छोटे थे, शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड को कब्जा करने का सोचा था। हाँ, क्योंकि ऐसा, ये गोबेल्स थ्योरी ऐसी रहती है, उसको प्रचार कर करके वो आखिरी में एक स्टेज पे आ जाते हैं कि हम अब तो हिंदुस्तान में जीत लिए, वर्ल्ड जीतेंगे। ऐसा रहता है चंद लोगों का मंशा, तो उसको कोई मत, ये तो चुनाव है, डेमोक्रेसी है, देखेंगे कितने साल वो करेंगे। लेकिन इस बार तो मैं कहूँगा कि उनकी नया क्या बोलते हैं, पार नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन खड़गे साहब, कांग्रेस ये बोल रही है कि अगर मोदी जी वापस आ गए तो संविधान को बदला जा सकता है। क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि भारत देश का संविधान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी राजनेता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बदल सकता है? देखो, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? तुम 2/3 मेजॉरिटी दो, 400 पार करो, हम इस देश के संविधान को भी बदल के रहेंगे। उनके MP कह रहे हैं, यूपी में कई लोग, उनके MLAs, उनके MPs कहते हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने ओपनली कहा कि 2/3 मेजॉरिटी जब तक नहीं बनती तब तक हम संविधान को बदल नहीं सकते।
इससे पहले आरएसएस के जो मुखिया हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा कि आपको अगर कुछ संविधान बदलना है तो आपको भारी बहुमत से जीतना होगा और 2/3 मेजॉरिटी लाना जरूरी है। ये आज ही नहीं बोल रहे, सिंस बिगिनिंग। तो मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि आपके माध्यम से, अगर जो वो कह रहे हैं अगर सच है तो उनको डांटते क्यों नहीं, निकालते क्यों नहीं पार्टी से? लोगों में तो ये मैसेज जा रहा है कि आप मारे जैसा करो, मैं रोए जैसा करूंगा। तो ये लोग को वैसा ही उन्होंने सिखाया है कि तुम बोलते रहो, मैं डिफेंड करते रहता हूं। तो ये मुद्दा रहने की वजह से लोगों में ये संशय तो पैदा हुआ है। तो इसलिए कि वो उनके विचार के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ, उनकी विचारधारा ये है कि वो खुद ऑटोक्रेट बनना चाहते हैं। और जो इंसान ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड वाला होता है वो आगे फिर डिक्टेटरशिप के लिए भी चले जाता है। और जो डिक्टेटर बनता है वो अपने विचारधारा को लोगों में ले जाता है। और ऐसे बहुत से लोग दुनिया में हो गए कि हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुआ, फलाना हुआ, ईरान में, इराक में, बहुत से जगह हो गए। उनके दिल में क्या है अगर खोल के देखना है तो जब हम पावर में आएंगे मालूम होगा कि रियल विचारधारा उनकी क्या है, पूछ लेंगे। खड़गे साहब, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया। तो ये थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब। मैं अनुराधा प्रसाद, फिर मिलती हूँ। नमस्कार।